मीनू और मानव चिड़ा बहुत गरीब चिड़िया थे। दोनों की उम्र भी हो चुकी थी। उनकी दो बेटियां थी, टूनी और लाडो चिड़िया। मीनू चिड़िया अपने घर में ही बांस के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाती थी और मानव चिड़ा सड़क पर घूम घूम कर उन्हें पीछा करता था। रेड लाइट होने पर जब गाड़ियाँ रुकती तब मानव चिड़ा अपने खिलौने बेचने के लिए उन गाड़ियों की ओर दौड़ पड़ता था। कबूतर जी, ये खिलौने ले लो, बांस के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए। बहन जी, घर के सजावट का सामान ले लो। ये गुलदस्ते कितने का दे रहे हो? बहन जी, ये 200 रुपए का है। इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं दुकान में खरीद लूंगी। वहाँ बहुत मजबूत और अच्छे सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई गारंटी भी नहीं है। मानव चिड़ा के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे देखकर पक्षी देखना तो दूर अपना मुंह फेर लेते थे। मीनू चिड़िया के बनाए हुए सामान को बेचने के लिए वह बहुत मेहनत करता था। इसी दौरान एक दिन मानव चिड़ा सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में सड़क पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मानव चिड़ा को जोरदार टक्कर मार दिया और मानव वही सड़क पर गिर गया। इस हादसे में मानव चिड़ा की मृत्यु हो गई। मानव चिड़ा की लाश जब घर लाई गई तो उसकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मीनू और मानव की मौत के बाद उनकी दो बेटियां अनाथ हो गई। लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। मत रो लाडो, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन। दीदी दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर लाडो, माँ के बनाए हुए कुछ बांस के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेले छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक है दीदी। दूसरे दिन टूनी और लाडो सड़क के किनारे बैठकर बचे हुए बांस के खिलौने और सामान बेचने लगते हैं। उन दोनों बहनों को सामान बेचते हुए देखकर सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वे लोग टूनी और लाडो का सामान खरीदने लगे। ये सामान कितने का है चिड़िया? सिर्फ 100 रुपए का है। बहुत महंगा है, मैं तो 50 रुपए ही दूंगी। जी ठीक है, आप इसे 50 रुपए में ही ले लीजिए। तभी वहाँ एक पक्षी आता है। अरे चिड़िया, ये खिलौना और ये गुलदस्ता दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। इस तरह से टूनी और लाडो की ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों बहन घर लौट कर आई तो लाडो कमाए हुए पैसों को गिनने लगी। दीदी, आज तो पूरे 300 रुपए की कमाई हुई है। हाँ लाडो, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से पैसों में हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। टूनी और लाडो बात कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। टूनी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान का मालिक कालू सेठ खड़ा था। देख टूनी, तुम्हारे बाप ने पिछले 6 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। 500 के हिसाब से 6 महीने का किराया 3000 होता है। मुझे कल शाम तक 3000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा और घर खाली करवा दूंगा, समझे? सेठ जी, आपको तो पता है ना, हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो, लाओ आज के पैसे। फिर कालू सेठ टूनी के हाथ से पैसे छीन लेता है। दूसरे दिन टूनी और लाडो ने बांस का सामान बेचकर जो भी कमाया वो भी कालू ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं है।
मेरे मन में एक आइडिया है, हम कल वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े और बेचने वाले सारे सामान को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे, फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। हम लोग अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इससे हमें कालू सेठ को पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। तो क्या हम कालू सेठ को बिना बताए यहाँ से भागने वाले हैं? हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है लाडो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह टूनी और लाडो सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। दोनों सड़क के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगते हैं। दीदी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना ही होगा, नहीं तो ये लेकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ लाडो, हम आज अपना बांस का बना सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। काफी रात हो गई थी। दीदी, सारा सामान बिक गया है, अब हम लोग को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हाँ लाडो, आज तो अच्छी कमाई हुई है, पहले कहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों बहनें एक होटल में जाकर खाना खाती हैं और उसी होटल के बाहर चादर बिछाकर सो जाती हैं। दीदी, आज हम क्या करेंगे? आज तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ सामान भी नहीं है। लाडो, पहले हमें अपने रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। रोज रोज हम सड़क पर ऐसे नहीं सो सकते। हाँ दीदी, लेकिन हमारे पास तो बस 500 रुपए हैं। इतने पैसे में तो हमें कोई भी किराए पर घर नहीं देगा। तभी टूनी को याद आता है कि उसने एक किताब में पढ़ा था कैसे एक चिड़िया ने अपने लिए बांस का घर बनाया था और माँ भी तो बांस के छोटे छोटे घर बनाया करती थी। लाडो, हम अपने लिए खुद का घर बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से। वो कैसे दीदी? देख, जैसे माँ खिलौने और बांस का छोटा सा घर बनाती थी, ठीक वैसे ही हम बड़ा घर बनाएंगे जिसमें हम रह सके। ठीक है दीदी, लेकिन हम इतना सारा बांस कहाँ से लाएंगे? बांस लाने के लिए हमें जंगल जाना होगा। मैं बाबा के साथ जंगल भी गई हूँ, मुझे जंगल का रास्ता पता है, तो चल मेरे साथ। फिर दोनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल पहुंचकर दोनों ने देखा कि ढेर सारे बांस के पेड़ हैं। टूनी ने जंगल और गांव के बीच एक जगह चुन ली और दोनों बहनें जंगल से बांस लाकर इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे करके दोनों बहनों ने काफी बांस इकट्ठा कर लिए। ये सब करते करते रात हो गई और दोनों वहीं सो गए। लाडो, उठ, हमें जल्दी से घर बनाना है। और टूनी बांस का घर बनाना शुरू कर देती है। लाडो अपनी बहन की मदद करने लगी। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद टूनी और लाडो ने अपने लिए बांस का घर बना लिया था, जो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा ये बांस का घर कितना सुंदर है ना? हाँ लाडो, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दीदी, हम इस बांस के बने घर को फूलों से सजाएंगे। हाँ लाडो, चलो हम बांस से फूल और पत्तियाँ बनाते हैं। और दोनों बहनें बांस से फूल और पत्तियाँ बनाने लग जाती हैं। टूनी ने बहुत सुंदर फूल बनाए, जिसे देखकर लाडो खुशी से चहक उठी। दीदी, जब तुम बांस से इतनी सुंदर फूल और पत्तियाँ बना सकती हो, तो क्यों ना इस बांस से और ज्यादा फूल और पत्तियाँ बनाकर हम बाजार में बेचें। इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी। अच्छा आइडिया है लाडो, हम यही काम करेंगे। अपना घर सजाने के बाद दोनों बहनें मिलकर बांस के फूल और पत्तियाँ बनाती हैं और उन्हें बनाकर उसे बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। लाडो और टूनी सड़क के किनारे चादर बिछाकर अपने बांस के फूल और पत्तियाँ बेचने लगती हैं। आने जाने वाले राहगीर उनसे सामान खरीदने लगते हैं। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, घर में सजाने के लिए ले लेते हैं, हमारा घर और सुंदर लगेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और ज्यादा ले लो, मैं ऑफिस में भी सजा दूंगा।
वो वाला फूल दे दो। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? जी पूरे 200 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो पैसे। और इस तरह से दोनों बहनों के बांस के बनाए हुए सारे सजावट के सामान बिक गए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर आ जाती है। दीदी कल हम और भी ज्यादा सामान बनाएंगे। हाँ लाडो, क्यों नहीं। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दीदी हमारे घर पर कौन आया होगा? पता नहीं लाडो, मैं जाकर देखती हूँ। टूनी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उल्लू सेठ खड़ा था। जी बताइए। मैं उल्लू सेठ हूँ। मैं पास में ही पर्यटकों के लिए एक रिसोर्ट खोल रहा हूँ। मुझे आपका ये बांस का घर बहुत पसंद आया है। मैं अपने रिसोर्ट में बांस के छोटे छोटे कमरे बनवाना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मेरे लिए बांस के घर बनाओगे? इस काम के लिए मैं तुम लोग को अच्छे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर टूनी और लाडो के खुशी का ठिकाना न रहा। टूनी तुरंत इस काम के लिए राजी हो गई और अगले दिन से ही दोनों बहनों ने बांस के कमरे और सजावट का सामान बनाने का काम शुरू कर दिया। और इस तरह से दोनों बहनों की मेहनत मशहूर हो गई। उन्हें लगातार काम मिलने लगे। अब दोनों बहनों की गरीबी के दिन भी दूर हो गए। गोरी कौवी अपने बेटे और पति कालू कौवे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है, लेकिन उसकी खुशियाँ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कालू कौवे का किसी और चिड़िया के साथ चक्कर चल रहा था। और जब गोरी कौवी को इस बात का पता चला तो उसने अपने पति से इस बारे में बात की। कालू जी, ये रानी चिड़िया कौन है? कौन रानी? मैं तो किसी रानी को नहीं जानता। वही जिसके गंदी गंदी मैसेज आपके फोन पर आते हैं। अरे वो रानी, वो तो मेरे साथ काम करती है। वो ऐसे ही मजाक करती रहती है। अच्छा, मजाक करती है? आप दोनों की मैसेज पढ़ी है मैंने। बाबू, सोना, जानू, ये सब मजाक में बोलती है। और आप भी बहुत कुछ भेजते हो, सब मजाक में करते हो। ठीक है, मैं भी मजाक में किसी चिड़ा को सब कुछ भेजूंगी। तब देखती हूँ कैसा लगता है आपको। तभी कालू कौवा गोरी कौवी को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी। हाँ, रानी है मेरी गर्लफ्रेंड और बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे। क्या कर लोगी तुम? आपको शर्म नहीं आती? आप शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं ऐसे ही हरकतें करूँगा। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन रानी को नहीं। यदि इस घर में रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब। और तुम जैसे अय्यास और धोखेबाज का साया मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से और ले जाओ उसे भी। लेकिन एक बात याद रखना, उसके स्कूल के फीस, ट्यूशन के फीस और उसके खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं दूंगा। तुम खुद इंतजाम करोगी या तुम्हारे मायके वाले देंगे? उस दिन कालू कौवे और गोरी कौवी में बहुत झगड़ा हुआ और गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर मायके आ गई। उसने अपनी माँ और पिता को सारी बातें बता दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा दामाद जी ऐसे कर सकते हैं। बेटी, अब जैसा भी है जो भी है तेरा पति है, रहना तो उसी के पास पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं उसके पास कैसे रह सकती हूँ? उसके अंदर कोई भी कमी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन किसी दूसरी औरत का चक्कर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बेटे का क्या माँ, उसके ऊपर उसके बाप के गंदी हरकतों का क्या असर पड़ेगा? बेटी, तेरी सारी बातें सच है, पर तू ही सोच, हमने तेरी शादी में कितना पैसा लगाया है। बहुत कर्जा हो गया था हमारे ऊपर, अब तक वो कर्जा दे रहे हैं। बेटी, तेरा छोटा भाई भी अब पढ़ लिख रहा है, उसके पढ़ाई में बहुत पैसा लगेगा। ऐसे में तुम दोनों की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएं? तेरे छोटे भाई को इस सब के बारे में पता चला तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा। बेटी, हम तो तुझे यही सलाह देंगे, तुम अपने ससुराल जा और अपने पति को बदलने की कोशिश कर।
गौरी को अपने माता पिता की बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसे यह भी अच्छी तरह से पता था कि उसका पति कभी नहीं सुधरेगा। पर गौरी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो बेचारी दोबारा अपने पति के घर चली गई। उसे देख उसका पति कहता है, आ गई वापस, निकाल दिया तेरे माँ बाप ने घर से। पता था मुझे, वो भिखारी तुझे और तेरे बच्चे को रोक नहीं पाएंगे। तमीज से बात करो, मेरे घर वाले गरीब जरूर है पर तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। कालू दोबारा से गौरी के गाल पर थप्पड़ मार देता है। अपनी बकवास बंद कर, पति की इज्जत कैसे की जाती है भूल गई क्या? जाकर खाना बना। गौरी चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। उसके बाद कालू कौवा गौरी पर बहुत अत्याचार करने लगा, क्योंकि कालू को पता था कि गौरी के माता पिता बहुत गरीब है और शरीफ भी है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन दूर के जंगल से कालू की माँ आती है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। अरे बहू, कैसी बातें करती है? तेरा बच्चा है, पति है, फिर भी तू अकेली है। चल कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है ऐसा। इतना कुछ होते हुए भी हम सब अकेले ही तो हैं। माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। इतने में कालू भी आ जाता है। मेरे लिए भी बना देना चाय। माँ मुझे बता देती, मैं आपको लेने आ जाता। अरे बेटा, मुझे लगा तू व्यस्त होगा। अच्छा वो कहाँ है तेरा शरारती बेटा? माँ वो स्कूल गया है, बस आता ही होगा। इतने में गौरी चाय बना के ले आई। कालू चाय पीते ही गौरी को सुनाने लगा। ये क्या बनाया है? तुम्हें अभी तक चाय बनाने नहीं आई? घर में पड़ी पड़ी करती क्या है तू? चाय बनाना ही सीख लिया होता। अरे बेटा क्या हो गया? चाय अच्छी तो बनाई है बहू ने, क्यों इतना सुना रहा है बहू को? इसी तरह कालू अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करता और उसके मन में जो आता अपनी पत्नी को सुनाता। इसी तरह एक सुबह कालू जोर जोर से चिल्ला रहा था, गौरी गौरी, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे नहीं पता आपके जूते कहाँ हैं, खुद देख लीजिए। जहाँ रात को उतारे थे अब भी वहीं रखी होगी। काम कुछ होता नहीं ढंग से और जुबान इतनी तेज चल रही है। तो और क्या बोलूँ आपको तो हर चीज हाथ में चाहिए। मैं अपने बेटे को तैयार कर रही हूँ, उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जब से मैं आई है देख रहा हूँ तेरे तो तेवर ही बदल गए हैं। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर कालू ने फिर से गौरी पर हाथ उठा दिया। गौरी की सास ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कालू को बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर उसने अपनी बहू को पूछा, बहू, कालू तेरे साथ जानवरों की तरह पेश आता है, तू चुपचाप सहती क्यों रहती है? जवाब क्यों नहीं देती? माँ जी देख लिया ना आपने, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलती हूँ तो इसी तरह मारपीट करते हैं मेरे साथ। अरे तू ये सब क्यों सह रही है? अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? गौरी ने रो रो कर सारी बातें बता दी। अपने बेटे की हरकतों से गौरी की सास बहुत शर्मिंदा हुई। गौरी की बात सुनकर कालू की माँ ने एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह सोचा और वो सीधा गौरी के माता पिता के पास पहुँच गई। अरे आप दोनों गौरी के माता पिता हैं कि दुश्मन? वो बच्ची आपके पास मदद की गुहार लगाने आई थी और आपने उसको वापस उसके निकम्मे पति के पास भेज दिया। बहन जी, उसका निकम्मा पति आपका बेटा है। आप अपने बेटे के बारे में ये सब बोल रही हैं। हाँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। मेरे बेटे ने गलती की है, उसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगी, पर आप दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। फिर नीलो कवि ने अपने बेटे बहू का तलाक करवाने का फैसला कर लेती है। पहले तो नीलो ने अपनी बहू को समझाती है, बहू यही तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए ठीक रहेगा, तुम कालू के साथ खुश नहीं रह सकती।
लेकिन माँ वो मेरे पति है और अगर मैंने उनसे तलाक ले भी लिया तो मैं जाऊंगी कहाँ और करूंगी क्या? ऐसा पल पल अपना आत्मसम्मान मारकर जिंदा रहना मंजूर है तुम्हें? जरा अपने बेटे के बारे में तो सोच, अगर वो भी अपने बाप की तरह निकला तो। गौरी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई और उसने अपनी सास की बात मानने का फैसला कर लिया। उसके बाद नीलोकंवी तलाक का पेपर लेकर अपने बेटे के पास गई और उसे कहने लगी, चल कालू बेटा, इस पेपर पर साइन कर दे। माँ ये तो तलाक के पेपर हैं। हाँ तो तू गौरी को तलाक दे और आराम से रानी कवि के साथ रहा। और हाँ, अगर तूने गौरी को तलाक नहीं दिया तो मैं तुझे अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। अपनी माँ की धमकी से डरकर कालू गौरी को तलाक दे देता है। नीलोकंवी अपनी बहू की दूसरी शादी करवा देती है। वो गौरी की नई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए ढेर सारे पैसे देती है और इसके अलावा अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा गौरी के बेटे के नाम कर देती है। नीलोकंवी के इस काम से गौरी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू अकेला रह जाता है क्योंकि अब आधा हिस्सा वाले पति में रानी चिड़िया को अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो भी कालू को छोड़कर चली जाती है।